हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सारे बच्चे मज़े में होंगे। बच्चे, जैसे कि फिजिक्स क्लास 12 का हमने एकलव्य नाम से एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें फिजिक्स क्लास 12 के हर एक लेक्चर को बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया, जिसमें न्यूमेरिकल क्लास भी है, थ्योरेटिकल क्लास भी है, ये सारी क्लासेस हैं। और इसके तहत हमने चैप्टर 1 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, न्यूमेरिकल देखें। आज हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं हमेशा, तो इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझें और शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने हुए रहें, ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाए। बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अच्छे कमेंट्स और लाइक भी दें, और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देर के स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक, गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए बच्चे, जैसे आप देखो, बहुत सिंपल है कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये सारे फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो मान लो आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पाथ पर एक एरिया कंसिडर कर लिया, मान लो ये एक एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया से कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है, इस एरिया से कितना गिवन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, जितना फील्ड लाइंस इस एरिया से पास करेंगे उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब है जो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करे। अगर वाटर किसी क्रॉस सेक्शन से पास करा तो हम उसको वाटर फ्लक्स कहते हैं, विंड पास करते हैं तो विंड फ्लक्स कहते हैं, और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सरफेस एरिया से पास हो रही है तो हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो जिस एरिया से पास कर रहा है, ये एरिया हो गया है ना, ये सरफेस एरिया हो गया, ये हमारा हो गया सरफेस एरिया, ठीक है। तो समझिए क्या कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वो जिस एरिया से पास कर रहे हैं उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, यानी इससे पास होने वाले फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो ये कहता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस एरिया इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट द कॉन्सेप्ट ये है कि ये सारी बात इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है, यानी फील्ड के बाहर हम ये बात नहीं करेंगे। तो ये हुआ। अब आते हैं हम इसकी मेजरमेंट, ठीक है। तो हम इसकी मेजरमेंट को देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी हम मेजरमेंट करेंगे कैसे। तो देखिए मेजरमेंट को देखिए, बहुत सिंपल है मेजरमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें, फाई से। अब इसकी मेजरमेंट को समझो। अगर मान लो, देखिए ध्यान से, एक फील्ड लाइंस ये है, ठीक है, एक फील्ड लाइंस ये है, ये एक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और इस फील्ड लाइंस में एक एरिया हमने कंसिडर कर लिया। मान लो ये एरिया हमने कंसिडर कर लिया, सपोज कि हमने ये एरिया कंसिडर कर लिया इस फील्ड लाइंस में, ठीक है, ये एरिया हमने कंसिडर कर लिया इस फील्ड लाइंस में। यहाँ पर हमने एक एरिया कंसिडर किया, ठीक है, ये हमारा एरिया है इस फील्ड लाइंस में। अब ये एरिया कुछ ऐसे रखा हुआ, मान लो सारे फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहे हैं, और ये एरिया हमारा सरफेस एरिया ऐसे रखा और इसी से सारे फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एरिया हमने ये ले लिया इस फील्ड लाइंस में। एक और फील्ड लाइंस लेते हैं, एक फील्ड लाइंस यहाँ देखिए, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये अलग एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसे E2, और यहाँ पर भी हम लोग सेम एरिया ले लेते हैं, सेम एरिया ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये एरिया हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अब आप ये बताओ कि इन दोनों में किस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है और किसकी ज़्यादा है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर E1 की वैल्यू ग्रेटर है किससे, E2 से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज हैं। हमने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में कि जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगे, जितने उसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी, उतने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ पर फ्लक्स भी ज़्यादा पास हो रही है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है वहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू भी कम है।
इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा होगा, नंबर 1, ठीक है। अब आप नंबर 2 पर बात कर लें। दूसरा देखिए, मान लो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज करा, मान लो ये फर्स्ट पॉइंट था। अब आइए दूसरा पॉइंट को देखिए, दूसरे पॉइंट को देखिए, है ना, दूसरे पर चले जाते हैं। दूसरे पॉइंट को देखिए, मान लो कि ये हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं चेंज कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक एरिया ये ले लिया, एक एरिया हमने ये ले लिया, और इसी फील्ड में हमने एक एरिया ये भी ले लिया है। अब आप ये बताओ, एक एरिया A1 ये है और ये A2 है। अब A1 और A2 इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर इसमें A1 बड़ा है, तो A1 बड़ा है, वेरी गुड, है ना, A1 बड़ा है। और आप बताओ कि फ्लक्स किस में ज़्यादा जा रहा, तो आप कहोगे जिसकी एरिया ज़्यादा होगा उसी से फ्लक्स ज़्यादा जा रहा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फ्लक्स A1 से जा रहा है वो ज़्यादा जा रहा है किससे, A2 से। तो इट मीन्स कि जितना ज़्यादा एरिया होगा फ्लक्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे देखो, हवा है, अगर विंडो खोलोगे तो कम हवा आएगी, और अगर पूरा डोर खोल दो तो हवा की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस वैसे यहाँ पर है, अगर एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी छोटी होगी, और अगर एरिया बड़ा है तो फ्लक्स की वैल्यू भी बड़ी होगी। तो एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, थर्ड वाले पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब एक एरिया कुछ आप ऐसे देखो, मान लो ये एरिया हमने ऐसे देखा, ये हमारे पास एक एरिया है, ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया है, और एक एरिया, इसी एरिया को आप ऐसे कर दो, ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दो। अब आप देख रहे हो क्या, देखो इसको एक बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए, ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है और एरिया हमने ऐसे लिया पहले वाली सिचुएशन में, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जा रहा है और एरिया हमने ऐसे लिया हुआ है, ठीक है। और दूसरे में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रहा है, हमने एरिया ऐसे ले लिया, पहले वाले में एरिया ऐसे, ये वाला एरिया ऐसे है, और दूसरे वाले में एरिया ऐसे है, ठीक है। अब अगर मान लो ये एरिया ऐसे है तो आपको लग रहा है कि सारे फील्ड लाइन्स से जा रहे हैं, यानी मैक्सिमम फील्ड लाइन्स से पास हो रही है, लेकिन जैसे ये फ्लैट हो जा रहा है, ऐसे हो जा रही है, तो फ्लक्स वैल्यू रिड्यूस हो जा रही है। एक तरह से आप कह सकते हो कि इससे फ्लक्स ही नहीं पास हो रहे है ना, जीरो फ्लक्स हो रहा। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एरिया के बारे में हमें पता है कि जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब है कि अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर दिखाना पड़ा तो एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और एरिया वेक्टर दिखाओगे तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, है ना। यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो थीटा है वो 90 डिग्री है, और जब थीटा 90 डिग्री है, अच्छा एरिया वेक्टर में फिर से समझा देता, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उस एरिया पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वही फील्ड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो परपेंडिकुलर गिव द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो अब आप देखो कि यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में थीटा 0 है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, और यहाँ पर देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा 90 डिग्री है तो फ्लक्स मिनिमम है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या है बेटा, मिनिमम है। फ्लक्स मैक्सिमम और फ्लक्स मिनिमम, लेकिन ये फ्लक्स मैक्सिमम कब हो रहा है, जब थीटा 0 है, और फ्लक्स मिनिमम कब हो रहा है, जब थीटा 90 डिग्री है। ये कौन सा ट्रिक है जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि 0 पर मैक्सिमम हो जाता है और 90 पर मिनिमम हो जाता है। तो आप कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट है कॉस थीटा का, है ना, यानी ये कॉस थीटा ये फंक्शन है जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, थीटा 0 पर होने पर ये मैक्सिमम और थीटा 90 डिग्री पर होने पर ये मिनिमम हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये मिला कि जो फाई है इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें ये जो 3 पार्ट समझ में आए कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। और अगर ये बात समझ में आ गई तो इन तीनों को क्लब करो तो हमारे पास बनेगा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं के इंटू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। के की वैल्यू 1 ले लीजिए एसआई यूनिट में, है ना,
तो फाई की वैल्यू हो जाएगा E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, है ना। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला। यानी जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं पर निकालेंगे तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर और कॉस थीटा। हमने पढ़ा हुआ है कि A इंटू बी यानी A डॉट बी इज इक्वल टू होता है A इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट सेम है, यानी A इंटू बी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू A डॉट बी। इसलिए आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर E इंटू ए इंटू कॉस थीटा है, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इन दोनों का ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, तो एक अनदर कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप होता है। और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से हमारे पास इंफॉर्मेशन आया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मान लो दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, दूसरा, ये पहला कॉन्सेप्ट था, अब आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो वेरिएबल है ना, मान लो ये वेरिएबल है, तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी वेरी करता रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उसके लिए यूज करेंगे E डॉट ds, यानी छोटा एरिया ले लिया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। और जब टोटल निकालना होगा तो हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, E डॉट ds, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इससे हमारा टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई कि टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे, लेकिन ये तब यूज करते हैं जब हमारा फील्ड वेरिएबल हो, तब हम इंटीग्रेशन का यूज करके टोटल फ्लक्स निकालते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और ये कहता है कि अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं और उससे टोटल फ्लक्स निकल जाती है। अब जब ये दोनों बात समझ में आ जा रही है तो एक और कॉन्सेप्ट ये है उसका यूनिट, है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिए, या कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते आप, इसको बोल दो फिर यूनिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ यूनिट देखो, अगर हम यूनिट देखें तो इसके 2 यूनिट होंगे, दो यूनिट होंगे बच्चे। एक यूनिट फॉर्मूला का थ्रू फाई इज इक्वल टू क्या है, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, है ना, पर कूलम यहाँ पर कूलम है, और एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और जो दूसरा यूनिट है वो होता है वोल्ट मीटर, ये दूसरा यूनिट हुआ, यानी V, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, वोल्ट मीटर को V और मीटर तो VM, है ना, वोल्ट मीटर। लेकिन ये यूनिट कहाँ से है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, इस यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये इसका यूनिट हुआ। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, फ्लक्स क्या है, उसके मेजरमेंट, उसकी यूनिट और उसके कॉन्सेप्ट, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो गॉस थ्योरम। लेकिन गॉस थ्योरम से को एक्सप्लेन करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गॉस थ्योरम तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पूरा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। वो जा करके इससे पहले वाले लेक्चर को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो देखिए और फिर इसको अच्छे से समझिए, तभी हमें गॉस थ्योरम समझ में आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गॉस थ्योरम के ओर, है ना। तो आइए गॉस थ्योरम देखते हैं कि क्या कहता है, आइए समझते हैं गॉस थ्योरम। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या कहता है बच्चे, समझो ध्यान से, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट कहता है मान लो कि आप एक क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एज्यूम किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर हम एक क्लोज सरफेस एज्यूम कर रहे हैं। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर सपोज करो कि टोटल चार्ज Q है, ठीक है। तो अगर मान लो इसके अंदर चार्ज है तो ऑब्वियस है इससे फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे, इससे फील्ड लाइंस या तो बाहर जाएंगे तो अंदर जाएंगे। तो इससे फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं, सपोज कि फील्ड लाइंस बाहर जा रहा है, वो सारे फील्ड लाइंस किससे क्रॉस कर रहे हैं, इस सरफेस से, है ना, इस सरफेस से फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, है ना, इस सरफेस से होकर के फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। तो टोटल जो फील्ड लाइंस इस सरफेस से क्रॉस करेगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, तो टोटल फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस से जो क्रॉस होगा वही गॉस थ्योरम कहता है कि ये जो टोटल फ्लक्स होगा वो सिर्फ 2 चीज पर डिपेंड करेगा,
एक चार्ज पर और एक उसके अंदर के मीडियम पर, इसी दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो यहां से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं गॉस थ्योरम। अब आते समझते हैं कि गॉस थ्योरम कहता क्या है। गॉस थ्योरम ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स जो किसी क्लोज्ड, ये कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड, और कैसा होना चाहिए, इमेजिनरी। कैसा होना चाहिए, इमेजिनरी। कहता है कि जो टोटल फ्लक्स किसी क्लोज्ड और इमेजिनरी सरफेस से पास होते हैं, वो टोटल फ्लक्स जिसको हम लोग ई डॉट ds का इंटीग्रेशन भी कहते हैं, ये टोटल फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोजिंग द गॉसियन सरफेस। 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोजिंग द गॉसियन सरफेस। अब यहां पर एक टर्म है कि इसने कहा कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड एंड इमेजिनरी सरफेस। तो क्लोज्ड के लिए यहां पर एक सर्किल लगा दो जो ये बताएगा कि हम बात करें क्लोज्ड की, और यहां पर ε0 लगा हुआ है, इसका मतलब ये वैक्यूम की बात कर रहा है। तो अब आते हैं इसका सिंपल वे में इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये कहता है कि किसी भी क्लोज और इमेजिनरी सरफेस से जो वैक्यूम में है उससे जो टोटल फ्लक्स पास करेगी वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोजिंग द सरफेस। इनक्लोजिंग पर ध्यान रखिएगा, टोटल चार्ज इनक्लोजिंग द सरफेस। तो ये इसका गॉसियन थ्योरम का स्टेटमेंट है और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर ये बात समझ में आ गई तो कुछ की पॉइंट्स है उसको समझिए, कुछ की पॉइंट्स है उसको समझिए, क्योंकि ये की पॉइंट्स अगर आप नहीं समझ पाओगे तो गॉस थ्योरम को आगे देखना और उसको एक्सप्लेन करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कुछ की पॉइंट्स क्या क्या है। तो पहला की पॉइंट है कि जो गॉसियन सरफेस है वो क्लोज होती है और इमेजिनरी होती है। इसलिए जनरली क्या होता है कि हम जो गॉसियन सरफेस दिखाते हैं वो डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं कि ये डॉट डॉट लाइन है, ये क्लोज हो गया और इमेजिनरी हो गया, और टोटल चार्ज इसी के अंदर लेंगे, है ना, टोटल चार्ज हम इसी के अंदर लेंगे। तो क्लोज्ड और इमेजिनरी सरफेस है, इसलिए ऐसे सरफेस को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। इसे कहते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, है ना। जो सरफेस क्लोज्ड और इमेजिनरी हो हम उसको कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सरफेस है वो क्लोज्ड है, इमेजिनरी होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। ऑलवेज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज टेकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ये कह रहा है कि जो गॉसियन सरफेस होता है, मान लीजिए हमारा गॉसियन सरफेस है, तो कहता है कि जो चार्ज हम लेंगे वो सिर्फ अंदर वाला चार्ज लेंगे, बाहर वाला चार्ज हम कंसीडर नहीं करेंगे। मान लो इसके अंदर चार्ज Q है एक, और एक चार्ज यहाँ पर Q2 है, तो कहता है इसे तो आप कंसीडर कर लो लेकिन इसे नहीं लेना है, ये बाहर है, ये अंदर नहीं है, और हमें चार्ज हमेशा गॉसियन सरफेस के अंदर वाले को लेना होता है। इसका मतलब है जब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे फाई, तो ये चार्ज लेंगे Q1/ε0, ये हो जाएगा फ्लक्स, ठीक है। इस चार्ज को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अगर मान लो कोई गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस है, मान लो ये गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्जेस हैं, है ना, बहुत सारे चार्जेस हैं, Q3, Q4, है ना, एंड सो ऑन, Qn, इतने सारे चार्जेस हैं। तो अगर मान लो इस पर बहुत सारे चार्जेस हैं और तब हमें टोटल फ्लक्स निकालना हो, तो हम कहता है कि पहले टोटल चार्ज का सम कर लो, यानी टोटल चार्ज निकाल लो कि कितना है, और ये सम ध्यान रखना अलजेब्रिक करना है। अलजेब्रिक का मतलब है कि साइन के साथ कंसीडर करेंगे, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस को लेके चलेंगे। तो टोटल जब चार्ज आ जाए तो आप फॉर्मूला लगा दो Q/ε0। तो ये यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर जो Q है अंदर जितने भी चार्ज है उनका अलजेब्रिक सम है। हो सकता है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये जो टोटल चार्ज आ रहा इसकी रिजल्ट 0 हो जाए, ये भी पॉसिबल है कि टोटल चार्ज 0 हो जाए। अगर टोटल चार्ज 0 होगा तो बताओ फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर फ्लक्स 0 हुआ इसका मतलब है कि क्या उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो बोलोगे नहीं सर चार्ज तो है लेकिन उस चार्ज का सम 0 है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किसी गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास कर रही है उसकी वैल्यू 0 है, तो डज चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द सरफेस, तो आप बोलोगे यस मे बी, हो सकता है, बट उनके सम 0 हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आइए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। ये एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहता है कि जो गॉसियन सरफेस है ना तो शेप पर डिपेंड कर रहा है ना ही साइज पर डिपेंड करता है, इट डजंट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, अलग अलग करके समझते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए
शेप्स की पहले हम बात करते हैं डजंट डिपेंड ऑन शेप। तो शेप का मतलब है कि मान लो ये हमारा कोई एक शेप है और इसके अंदर चार्ज है, तो फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन अगर कोई शेप ऐसा है और इसके अंदर चार्ज है तो भी बोलता है फ्लक्स की वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है। दोनों ही केस में फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखो ये शेप है तब भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट और ये शेप है तब भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो शेप से इंडिपेंडेंट। दूसरा, इट डजंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। अब इस कॉन्सेप्ट, यहां तो हम शेप की बात कर रहे हैं, यहां पर हमने बात किया शेप, अब हम बात करेंगे साइज। यहां पर बात करेंगे साइज। अब साइज का मान लो एक सरफेस ये है, इसके अंदर चार्ज है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक सरफेस मान लो ये है और इसके अंदर चार्ज Q है, तो यहां पर भी फ्लक्स क्या हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कह रहा है कि जो टोटल फ्लक्स है वो ना तो शेप पर डिपेंड कर रहा ना ही साइज पर डिपेंड कर रहा। अब आप इसको सोचो कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि शेप और साइज पर नहीं डिपेंड कर रहा। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फ्लक्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो हम ये जानते हैं कि फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है चार्ज। अब अगर चार्ज रिस्पॉन्सिबल है तो ऑब्वियस बात है कि अगर मान लो इस चार्ज से 1000 रेज निकल रही है, तो क्या इस चार्ज को हम यहां ला देंगे तो 1000 रेज चेंज हो जाएगी। तो आप बोलोगे नहीं सर चेंज कैसे होगी, वो तो चार्ज की प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस का निकलना। तो ऑब्वियस है कि जो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है वो चार्ज की प्रॉपर्टी है, तो चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, चाहे आप उसको यहां रखो चाहे यहां रखो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जैसे एक रूम में एक 60 वाट का बल्ब है, तो आप उसको किसी रूम में रखोगे तो 60 वाट के ही पावर को सप्लाई करेगी, है ना। वो रूम के चेंज करने से, रूम के साइज को चेंज करने से, रूम के शेप को चेंज करने से वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैसे यहाँ पर भी समझेंगे कि भाई जब ये फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, तो वो फिर शेप एंड साइज पर कैसे डिपेंड कर सकती है। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये एक अनदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, डायलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट, है ना। डायलेक्ट्रिक क्या कहता है कि अगर मान लो किसी गॉसियन सरफेस के अंदर, मान लो एक गॉसियन सरफेस ये है, ये गॉसियन सरफेस है और इसके अंदर वैक्यूम है, कुछ भी नहीं, वैक्यूम है और चार्ज Q है, तो ऐसे सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फ्लक्स, ये हो गया फ्लक्स, ठीक है, वैक्यूम। लेकिन इसको फाई नॉट मान लो। लेकिन अगर मान लो कि इसी गॉसियन सरफेस के अंदर वैक्यूम नहीं होकर के डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, ठीक है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, जैसे इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया जिसका वैल्यू K है तो और चार्ज Q है, तो ऐसे सिचुएशन में अब जो फाई होगा, अब जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन सॉरी नॉट नहीं एप्सिलॉन M, है ना, एप्सिलॉन M। और याद होगा कि एप्सिलॉन M को हम लोग रिप्लेस करते हैं K एप्सिलॉन नॉट से। बोलो सर कैसे, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन M डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, तो क्रॉस कर देंगे तो एप्सिलॉन M की जो वैल्यू होगी K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो एप्सिलॉन M को रिप्लेस करेगा K एप्सिलॉन नॉट से, और तब पता चला कि ये जो फाई M है वो फाई नॉट और डिवाइडेड बाय K हो जाएगा। देखिए ध्यान से, गलत तो नहीं कह रहा, फाई M की वैल्यू फाई नॉट बाय K हो जाएगा। देखिए फाई नॉट Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट को लिखकर रिप्लेस कर दो फाई नॉट से, तो फाई M की वैल्यू फाई नॉट के इक्वल हो जाएगी। अब आप सोचो कि यहाँ जो K है, आपको पता है कि जो K की वैल्यू होती है, एज वी नो कि हमें पता है कि जो K है ना उसकी वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होती है। तो जब ये K की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि जो फ्लक्स होगा सर मीडियम के आने से वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा ना। मान लो यहाँ K का वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब वैक्यूम में जितना फ्लक्स का उसका 10 टाइम्स फ्लक्स कम हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई मीडियम आएगी तो मीडियम के आने से फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कम हो जाती है, क्योंकि मीडियम एक रेजिस्टेंस की तरह काम करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डाइल्यूट करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसको हटा देती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और फील्ड लाइंस कम हो गया, क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गए। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के आने से चूंकि फील्ड लाइंस कम हो जाता है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, कितना टाइम्स कम हो जाएगा, तो K टाइम्स कम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि जो बाहर वाले चार्ज हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते, सिर्फ
इनसाइड द चार्ज कंसीडर की जाएगी। तो ये ऑलरेडी समझा चुके हैं, इसलिए इस पर फिर से वापस नहीं कर समझ इसको हम फिर से डिस्कस नहीं करते हैं। एक और पॉइंट ले लेता हूं कि मान लो कि जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज आया वो मान लो प्लस में आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो फ्लक्स होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है कि जो फ्लक्स होगी वो आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड यानी गॉसियन सरफेस से बाहर की ओर निकल रहा होगा फ्लक्स। और अगर ये ए पार्ट और बी पार्ट, अगर ये टोटल चार्ज नेगेटिव आ गया, ये भी पॉसिबल है कि टोटल चार्ज नेगेटिव हो जाए। अगर नेगेटिव है तो ऐसी सिचुएशन में फाइव भी नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव फाइव का मतलब इनवर्ड फ्लक्स है ना, इनवर्ड फ्लक्स। तो आउटवर्ड फ्लक्स एंड इनवर्ड फ्लक्स। आउटवर्ड फ्लक्स कब होती है? जब चार्ज पॉजिटिव हो। इनवर्ड फ्लक्स कब होगी? जब चार्ज नेगेटिव होगा। तो ये हमने समझा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस तरह से आज की क्लास में हमने फ्लक्स और गॉस थ्योरम को डिस्कस किए, है ना। गॉस थ्योरम क्या है और फ्लक्स क्या है, गॉस थ्योरम के की पॉइंट्स डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में गॉस थ्योरम का टोटल एप्लीकेशन डिस्कस किया जाएगा वन बाय वन, और वो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ यहीं तक रहने देते हैं ताकि एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिए, और जब गॉस थ्योरम हम लोग एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम देखेंगे तो तब इस कॉन्सेप्ट को वहां यूज करेंगे, और हम देखेंगे कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हमसे क्या निकलवाना चाहता है, यानी एक गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से हम फाइनली क्या निकालते हैं, और गॉस थ्योरम के डेरिवेशन जितने भी हैं वो कितने आसानी से हम लोग लर्न कर सकते हैं। वो बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि या एक कॉन्सेप्चुअल ट्रिक बता दूंगा जिसको आप एक बार समझ जाओगे तो सारे डेरिवेशन आप अपने से याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास का जरूर वेट कीजिए। हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल का पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि पहले थ्योरी एंड देन न्यूमेरिकल। अब एक क्लास और थ्योरी पर रहेगी, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल की बात होगी। तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। और बच्चे, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि जो भी वीडियो आप अपलोड किए जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।